बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अदनान गफ़ूर। बिज़नेस मैथमेटिक्स BBA 2 के लिए लेक्चर नंबर 3 है आज, और इंशाल्लाह इसमें आज हम डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन इन फ्रैक्शनल फॉर्म। पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन आपको सेंड किए थे। 25 तक जो क्वेश्चन है वो आपने ऑलमोस्ट कर ही लिए होंगे। उनमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड आपने यूज़ करना था। बेसिकली इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, लेकिन इसमें हम सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे ये ज़रा गौर से समझिएगा। अब इसमें जो वेरिएबल है वो फ्रैक्शनल फॉर्मेट में डिनोमिनेटर में है, तो उसको आपने कैसे यूज़ करना है यहाँ पे वो ज़रा एक दफ़ा सही तरह समझ लें। वैसे तो फ्रैक्शनल फॉर्म को हम जब भी सॉल्व करते हैं तो उसका हम एलसीएम करते हैं जब भी प्लस माइनस में इस तरह वैल्यू हो, लेकिन यहाँ पर हमने प्लस माइनस या एलसीएम करने के बजाय हमने क्या करना है कि वैल्यू को लेट कर लेते हैं। 1/x को लेट किया u के और 1/y को लेट किया हमने v के, और इनकी जगह पर हमने u और v लेट करनी है वो पुट कर दिया। सेम उसी तरह इक्वेशंस में एक को इक्वेशन 3 और एक को इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब वेरिएबल सेम बनाने के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ज़रा देखें कि जो इक्वेशन है हमारे पास नई बनी है उसमें फर्स्ट इक्वेशन ये जो है जिसके साथ हमने 4 को मल्टीप्लाई किया उसमें 8u + 12v बन गया। इसी तरह जो नीचे है इक्वेशन उसमें भी 8u + 9v है। तो दोनों के साथ साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जिनके साथ साइन सेम होता है उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक वैल्यू कैंसिल हो चुकी है और एक का आंसर आ चुका है v की फॉर्म में। अब ये v का आंसर दूसरी इक्वेशन में हमने पुट किया, तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया v का। ये तो हमें आंसर u और v के मिले हैं, लेकिन बेसिकली हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये जो v और u इसकी u की वैल्यू है इसको दोबारा हम पुट कर देंगे उसी जो वैल्यू जो हम शुरू में जो हमने वैल्यू लेट की थी उसी में दोबारा हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमें x और y का आंसर ही मिल जाता है। तो देखें कि ये हमारे पास है सोल्यूशन सेट इस फ्रैक्शनल फॉर्म में। जिस तरह के क्वेश्चन आपके सामने हैं 26 से अप टू सो ऑन, ये मज़ीद क्वेश्चन आपको मैं सेंड कर दूँगा। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इसको ज़रा आप समझ लें, क्योंकि नेक्स्ट जो मेथड है वो हमारा यही है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें कि इसमें दो इक्वेशन है आपके पास। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें है 3x + 2y + 10 = 0, और दूसरी इक्वेशन है 4x + 5y + 20 = 0। कोशिश इसमें ये करें कि जब भी आपके पास इस तरह की फॉर्म में इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन हो तो उसमें वैसे तो इक्वल के उस साइड पे वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं कांस्टेंट वैल्यू, तो उस कांस्टेंट वैल्यू को आप कोशिश करें कि इक्वल की दूसरी साइड पे इट मीन लेफ़्ट साइड पे आप ले आएँ। जब लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो उनके साइन चेंज होंगे ऑब्वियसली। तो साइन चेंज करने के बाद अब 3 वैल्यूज़ हैं, 2 कोफिशिएंट हैं और तीसरी वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। अब आपके सामने नीचे जो एक क्रॉस की फॉर्म में एक डायग्राम बनी है उसको ज़रा देखें। बेसिकली हम वैल्यूज़ जो लिखते हैं पहले a की a1 b1 c1 फिर a1 b1 c1, इसी तरह नीचे a1 b1 c1 फिर a1 b1 c1, मतलब 2 दफ़ा हमने इन वैल्यूज़ को लिखना है। पहली 2 वैल्यूज़ होंगी कोफिशिएंट्स x और y की, और जो c1 वाली वैल्यू है वो है कांस्टेंट वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन में से है। इसी तरह जो सेकंड वाली है उसमें भी पहली 2 वैल्यूज़ कोफिशिएंट्स हैं और जो तीसरी वैल्यू है वो है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमेशा जो साइडों पे वैल्यू होती हैं, जैसे a1 वाली वैल्यू है नीचे b1 वाली वैल्यू है, इनको हम इंक्लूड नहीं करते। a1 वाली है और नीचे जो है वो a2 की वैल्यू होगी। इसी तरह एंड पे जो है वो c1 और c2 की जो वैल्यूज़ हैं इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जो दरमियान में वैल्यूज़ हैं इनको हमने इंक्लूड करना है, इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है और वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। x के नीचे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हैं b1, इसी तरह b2 c1 c2, इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। b1 को c2 के साथ, इसी तरह b2 को c1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी x के नीचे उसके डिनोमिनेटर में। इसी तरह y के नीचे जो है वो c1 को मल्टीप्लाई करेंगे a2 के साथ और c2 को मल्टीप्लाई करेंगे a1 के साथ। ये जो मल्टीप्लाई हमने किया है फर्स्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके दरमियान में डिफरेंस है। ये नीचे आपके सामने फार्मूला भी लिखा हुआ है x के नीचे, और इसी तरह y के नीचे भी फार्मूला है, और 1 वाली वैल्यू इट मीन कांस्टेंट वैल्यू के नीचे भी फार्मूला ये लिखा हुआ है। इसमें वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। जो वैल्यूज़ ऊपर हैं हमारे पास कोफिशिएंट्स, वही हम कोफिशिएंट्स यहाँ पे यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में हमें x ओवर एक कांस्टेंट की वैल्यू है, y ओवर एक कांस्टेंट की वैल्यू, और लास्ट वाली है सिंपल जो कांस्टेंट वैल्यू है।
अब इसी तरह हमने क्या करना है कि x वाली वैल्यू को लास्ट वाला जो कांस्टेंट है उसके इक्वल रखेंगे, फिर इसी तरह y वाली वैल्यू को लास्ट वाले कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे, वहाँ से x और y का हमें एग्जैक्ट आंसर मिलेगा जब उसके इक्वल रखेंगे। x ओवर -10 इज इक्वल टू 1/7 है, तो उसको हमने -7 को ऊपर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो x का आंसर इसी तरह y का आंसर आ जाएगा। y का आंसर में भी जो नीचे वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस साइड पे जाके, मतलब कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर न्यूमरेटर के साथ, तो हमें आंसर मिल जाएगा y का भी। ये है हमारे पास सोल्यूशन सेट। इसी तरह की एक और एग्जांपल है हमारे पास, इसमें से भी ज़रा देखें कि इसमें है 6x + 5y + 15 इज इक्वल टू 0 और 3x + 4y + 9 इज इक्वल टू 0। इनमें जो दो वैल्यूज़ हैं वो a1 वाली वैल्यू है हमारे पास 6 और इसी तरह b1 वाली वैल्यू है 5 और c1 वाली वैल्यू है 15। नीचे अगर देखें तो a2 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है हमारे पास 4 और c2 की वैल्यू है हमारे पास 9। अब सेम उसी तरह लिखेंगे, ऊपर भी 3 वैल्यूज़, नीचे भी 3 वैल्यूज़, पहले एक दफ़ा 3 वैल्यूज़ इधर, 3 वैल्यूज़ आगे, इसी तरह नीचे भी 3 और 6 टोटल वैल्यूज़ ऊपर होंगी, 6 ही नीचे होगी। लेकिन जो साइडों पे 2 वैल्यूज़ हैं इनको हमने स्किप कर देना, उनको हमने यूज़ नहीं करना मल्टीप्लिकेशन में, और नीचे जो फार्मूला बना है उन वैल्यूज़ को छोड़ के हमने ये फार्मूला बनाया है। तो अब देखें ज़रा, ये नीचे वही फार्मूला उसी तरह ही हमने सॉल्व किया है। जो x के डिनोमिनेटर में वैल्यू आई है उसको कांस्टेंट के इक्वल रख के मल्टीप्लाई कर लें और x का आंसर आ जाएगा। जो y के नीचे वैल्यू एक आई है उसको मल्टीप्लाई कर लें कांस्टेंट वाली वैल्यू के साथ और y का भी सेम इसी तरह आंसर आ जाएगा। ये भी एग्जांपल उसी तरह ही है, ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसकी भी समझ आ जाएगी। एक और एग्जांपल है, उसकी तरफ आप चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। इस एग्जांपल में भी ये वैल्यूज़ देखें ज़रा। 8x - 3y इज़ इक्वल टू 12 है, 5x इज़ इक्वल टू 2y + 7। अच्छा, अब ये वैल्यूज़ अरेंज नहीं हैं तो इनको हम अरेंज करेंगे पहले। 8x - 3y - 12 इज़ इक्वल टू 0, इसी तरह 5x - 2y - 7 इज़ इक्वल टू 0। तो जो वैल्यूज़ मतलब इक्वल के उस साइड पे हैं, जब उनको इक्वल के साइड पे लेके आएंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो चेंज करने के बाद जो हमारे पास फॉर्म बनी है वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म जो है उसको हमने लिखा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली जो फॉर्म है उसमें डायरेक्ट आप वैल्यूज़ यहाँ से भी पुट कर सकते हैं, ऊपर वैल्यूज़ भी बेशक आप लिख लें, फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट आप इनको सॉल्व करके तो नीचे आंसर लिखते हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू को आप लास्ट वाले के इक्वल रख के, इसी तरह सेकंड वाली को भी लास्ट वाले के इक्वल रख के, एक मेथड इसका ये भी है, आप इस तरह भी इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब तकरीबन ये सेम ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हमने अच्छे तरीके से सॉल्व किया है, तो इसी मेथड से आप बेशक कर लें। तो इसमें भी हमें आंसर में ये x और y का मिलेगा कांस्टेंट के इक्वल रखते हुए वैल्यूज़ को। अब एक और एग्जांपल है, इसको भी ज़रा देखें। ये भी सेम इसी तरह ही है। अब इसमें हमने फार्मूला वगैरह या वैल्यूज़ को x1 या a1 b1 c1 इस तरह लिखने के बजाय डायरेक्ट हमने वैल्यूज़ लिखी हैं। वैल्यूज़ में भी पहली जो वैल्यू है वो हमारे पास हमने वो बताया था कि शुरू में स्किप कर देते हैं, शुरू में a1 की वैल्यू और लास्ट में से c1 की वैल्यू। इसी तरह जो नीचे वाली लाइन है उसमें से a2 और लास्ट में से c2 की वैल्यू हम स्किप कर देते हैं। जो नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं इनको हम सॉल्व करते हैं। जैसे नेक्स्ट वैल्यू है b1 की, तो b1 की वैल्यू है हमारे पास जो y के साथ कोफिशिएंट्स होंगे। इसी तरह b2 जो है वो नीचे वाली इक्वेशन में y के साथ जो कोफिशिएंट है वो वाली वैल्यू है। और फिर कांस्टेंट वैल्यूज़ भी सेम उसी तरह फिर, और इसके बाद कांस्टेंट के बाद फिर दोबारा है हमारे पास a1 की वैल्यू और नीचे है a2 की वैल्यू, और जो नेक्स्ट है वो है b1 और नीचे है b2 की वैल्यू, और लास्ट में से हमने c1 और c2 की वैल्यू स्किप कर दी थी। तो डायरेक्ट इसको हमने सॉल्व किया। ये x के आगे एक स्लैश, इसका मतलब डिवाइड है, x डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू, मतलब फर्स्ट जो हमने मल्टीप्लिकेशन की है माइनस सेकंड मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर आप साइन देख रहे होंगे प्लस का साइन। ये प्लस का साइन कैसे आया? क्योंकि एक प्लस वाली वैल्यू को माइनस के साथ जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर माइनस में आता है, और एक माइनस है फार्मूले का, दोनों माइनस जब मिलेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक्स और वाई का आंसर वही कांस्टेंट के इक्वल आपने रखना है वैल्यूज़ को, तो दो आंसर मिल जाएंगे एक्स और वाई के। ग्राफिकल मेथड साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। वैसे तो ग्राफिकल मेथड 2-3 हैं, लेकिन हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं। तो दो हमारे पास ये अमूमन यूज़ करते हैं, तो दोनों मेथड में हम कैसे सॉल्व करें। ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपको नज़र आ रही हैं। ये क्वेश्चन है 3x + 4y = 22 और दूसरी इक्वेशन है x + 2y = 2। इनको कैसे सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से ज़रा देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन जो है इसमें हमने लेट किया x की जगह पर 0 पुट किया,
जब x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हम y का एक एग्जैक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। 4y इज इक्वल टू 22। 4 इधर जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की उस साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसको 4 को 22 पे डिवाइड करेंगे तो 4 5 ज़ा 20, ठीक है। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 22/4, इसको मज़ीद डिवाइड करें तो 11/2 आता है। 11/2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये 2 को डिवाइड करके इनटू की फॉर्म में जब लिखना चाहें तो ये 5 × 1/2 आएगा। तो देखें कि 0 x की वैल्यू हमने पुट की तो हमें आंसर मिला है y का। अब इसी इक्वेशन के अंदर हम y की जगह पर 0 पुट करते हैं x का आंसर फाइंड करने के लिए। तो हमें x का आंसर यहाँ से क्या मिला, 7 × 1/3। 3 को जाके डिवाइड करेंगे जब इस पे 22 पे तो हमें ये इनटू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या 22/3 की फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं। अब एक लाइन हमने ड्रा की है, ज़रा इसको गौर से देखें कि ये लाइन कैसे ड्रा की गई है। सबसे पहले हमने पॉइंट लगाया जहाँ पर x की वैल्यू पुट की है 0। x की वैल्यू हमने पुट की थी 0, तो हमें आंसर क्या मिला था, 5 × 1/3। इट मीन 5 और उसका हाफ, 5 से एंड हाफ उसका आगे, ठीक है। 5 और 6 के दरमियान में बिल्कुल हमने एक पॉइंट लगा लिया। ये किसके ऊपर, y एक्सिस के ऊपर, जहाँ पर हमने y की वैल्यू फाइंड की थी। इसी तरह जब y हमने 0 पुट किया था तो x की वैल्यू आई थी, इसके लिए हमने x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लगाया। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन जो है, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन को कहेंगे x एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है ऊपर की तरफ, इसको हम कहेंगे y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर हमेशा y का ही आंसर आएगा, x एक्सिस के ऊपर हमेशा x का ही आंसर आएगा। तो दोनों जो पॉइंट्स लगाए हमने, ये एक ही लाइन के लिए पॉइंट लगाए हैं, तो दोनों को आपस में हमने मिला दिया, तो ये एक लाइन के लिए हमारे पास एक इक्वेशन के लिए एक लाइन ड्रा हो चुकी है। अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरी इक्वेशन है x + 2y = 2। इसमें भी हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो हमें y का आंसर मिल गया, और पॉइंट क्या बना, 0 और 1। अब जो इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट करेंगे, 0 पुट किया तो हमें आंसर x का मिल गया 2 and 0। देखें कि इसमें हमने हमेशा याद रखना है कि पहले एक वैल्यू को 0 पुट करना है एक इक्वेशन के अंदर, फिर दूसरी वैल्यू को पुट करना है 0 उसी इक्वेशन के अंदर। तो ये जो हम पुट करेंगे दोनों, ये एक इक्वेशन के लिए हमें आंसर मिलेगा। अब देखें जो पॉइंट हमें मिला, एक है 0 और 1, दूसरा है 2 और 0। इट मीन x की वैल्यू हमने पुट किया 0 और हमें y का आंसर मिला है 1, और जो y की वैल्यू हमने पुट की है 0 और x का आंसर मिला है हमें 2। x एक्सिस के ऊपर हमने 1 पे इसको पॉइंट लगाना है, और y एक्सिस के ऊपर हमने y एक्सिस के ऊपर हमने 1 का पॉइंट लगाना है, और x एक्सिस के ऊपर 2 का पॉइंट लगाना है। इनको आपस में हम मिलाएंगे तो हमें ये एक दूसरी जो लाइन है वो भी मिल जाएगी, जिसके लिए हमने ये वैल्यूज़ दोनों फाइंड की थी। तो देखें कि नेक्स्ट जो है, इसके लिए हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पर ये दोनों लाइनें जो है ये बाइसेक्ट कर रही होती हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिल रही होती हैं। जैसे ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक पॉइंट के ऊपर ये दोनों वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो ये पॉइंट है 18 and -8। ये पॉइंट आया कैसे है, ये ज़रा 18 और -8 ये आंसर आए कैसे। ये जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमने यूज़ की है, इसको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें, दोनों में से एक मेथड यूज़ करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लें। वो जो आप x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे वो यही पॉइंट होंगे हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। दोनों में से अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, या एलिमिनेशन मेथड भी अगर देखना चाहें तो y के साथ एलिमिनेट कर लें या x के साथ कर लें। तो एलिमिनेशन मेथड के साथ x और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, वो यही पॉइंट हमारे पास आएगा। अब ये क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट ड्रा किया गया है। ये ड्रा कैसे किया गया है, जो जिस तरह हमने ये पिछला क्वेश्चन किया सेम उसी तरह ही ड्रा किया गया है। अब इसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है वो 4 और -1 है। जो ड्रा हमने किया है वो पहली इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करके y का आंसर लेके आए, फिर y का आंसर 0 पुट करके x का आंसर लेके आए एक इक्वेशन से। वहाँ से हमने ये फर्स्ट लाइन ग्रीन वाली ड्रा की। इसी तरह फिर जो सेकंड इक्वेशन है उसमें भी x की जगह पर 0 पुट करेंगे और y की जगह पर फिर 0 पुट करके दोनों वैल्यूज़ फाइंड करके जो दूसरी लाइन है हमने ये भी ड्रा की, और फिर दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y का आंसर फाइंड किया। ये जो x और y का आंसर आएगा इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे, जो कि 4 और -1 है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारे पास आया ये ठीक है या नहीं। वही जिस तरह चेक हम करते हैं, दोनों साइडों पे वैल्यूज़ पुट करके x और y की वैल्यू पुट करें और दूसरी साइड पे जो आंसर है उसके इक्वल चेक करें क्या ये उसके इक्वल है भी या नहीं। अगर इक्वल आ जाता है तो ये हमारे पास ठीक है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि इसमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आपके सामने लिखे हुए हैं। ये एक्स इंटरसेप्ट क्या है? ये एक्स इंटरसेप्ट वो है कि जिसमें हमने y की वैल्यू 0 पुट की है और x का आंसर हमें मिला है। इसी तरह y की वैल्यू 0 पुट की है, सॉरी x की वैल्यू 0 पुट की है तो y का आंसर हमें मिला है। तो सेम उसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है इसमें से भी हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ मिल गई हैं। जो वैल्यूज़ हमें मिली हैं वो ये जो फर्स्ट वाली है इसके लिए पॉइंट आप ड्रा कर सकते हैं। मतलब पहला पॉइंट आप देखें कि वो क्या है, x की वैल्यू -3 किधर आ रहा है, -3 के ऊपर मतलब एक पॉइंट लगा लें। जो दूसरी वैल्यू है वो है इसी तरह जो y इंटरसेप्ट की है वो आ रही है 2 के ऊपर पॉइंट लगाएं, दोनों को आपस में मिला दें, एक लाइन आपके पास ये बन गई है। जो दूसरी लाइन है उसमें 7 और 7 दोनों पे 7 और 7 पे पॉइंट लगाएं और एक लाइन यहाँ से ड्रा कर दें। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी इसी तरह फाइंड कर सकते हैं जो पहले हमने फाइंड किया है। फाइंड करने के बाद जो आंसर मिला वो 3 और 4 है। तो ये थी हमारे पास एक इक्वेशन जिसमें से हमें सेम इसी तरह जिस तरह हमने पहले सॉल्व किया उसी तरह सॉल्व करके ये लिखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता। इट मीन अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना भी चाहें तो वहाँ पर नो सोल्यूशन आता है, उसके आंसर में एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो है वो 0 हो जाती हैं, जैसे एक क्वेश्चन था अभी। लेकिन उसके लिए ग्राफ जो है वो बन सकता है, ग्राफ हम बनाएंगे। जो डिस्टेंस है वो हर जगह पे उसका सेम होता है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर जो इसकी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड की है, सेम इसी तरह नीचे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड की है। वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद जो हमें आंसर मिले हैं तो इन आंसर से हम जब फाइंड करेंगे मज़ीद वैल्यूज़ जो है वो इट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर दोनों से वो सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से जो हम एक्स और वाई की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो जो है उसका आंसर हमें 0 मिलेगा। तो इसलिए इस ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन ग्राफ उसका बन सकता है। तो ग्राफ हम बना देंगे सिंपली, सोल्यूशन बेशक उसका एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब दूसरे मेथड की बात करते हैं। ग्राफिकल मेथड में जो दूसरा मेथड है उसको कैसे आपने सॉल्व करना है ये ज़रा देख लें। दो इक्वेशंस हैं, एक है x + y = 5 और एक है x - y = 3। x + 5 ये इक्वेशन 1 इसको नाम दे देंगे। इस इक्वेशन में से हम y जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में एक y = mx + c हम इक्वेशन बनाते हैं। सेम इसी तरह की एक फॉर्म हम यहाँ से बनाएंगे, y को इस साइड पे रहने देंगे और x उधर जाके इक्वल के उस साइड पे माइनस हो जाएगा। तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y = -x + 5। अब इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। इट मीन y = -x + 5। इसमें हमने पहले 1 पुट किया x की जगह पर, फिर x की जगह पर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, फिर 4 पुट किया। जब x की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y का आंसर मिलेगा। तो हमने जो वैल्यूज़ पुट करने के बाद आंसर फाइंड किए, जब x की वैल्यू पुट की 1 तो हमें y का आंसर मिला 4। जब x की वैल्यू पुट की 2 तो हमें y का आंसर मिला 3। इसी तरह जब 3 पुट किया तो हमें 2 आंसर मिला, जब 4 पुट किया तो हमें 1 आंसर मिला। ये जो आंसर्स हमें मिली है इसको हमने एक टेबल की फॉर्म में डिनोट कर दिया। अब यहाँ से जो पॉइंट बनेंगे वो जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा वो 1 और 4 है, जो सेकंड पॉइंट बनेगा वो 2 और 3 है। इसी तरह जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 3 और 2 है। वो इसी तरह जो लास्ट वाला है वो 4 और 1 है। x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। इसी तरह जब x की वैल्यू 2 होगी y की वैल्यू 3 आएगी। जब 3 होगी x की वैल्यू y की वैल्यू 2 है। जब x की वैल्यू 4 आएगी तो y की वैल्यू 1 आएगी। हमने ये ग्राफ के अंदर इनको हमने कैसे ड्रा करना है वो फिर देखते हैं। अभी इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो x - 3y = 3 है। तो इसमें से भी y की वैल्यू हमने बनानी है, y को इक्वल के उस साइड पर ले जाए तो y उधर जाके प्लस हो जाएगी और 3 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो है y = x - 3। और इस इक्वेशन में भी हमने सेम उसी तरह वैल्यूज पुट करनी है। इस इक्वेशन में भी हमने सेम उसी तरह वैल्यूज पुट करनी है। जैसे फर्स्ट वैल्यू पुट की, x की जगह पर 1 पुट किया तो हमें y का आंसर मिला -2। x की जगह पर 2 पुट किया तो y का आंसर मिला -1। x की जगह पर 3 पुट किया तो y का आंसर मिला 0 और x की जगह पर हमने 4 पुट किया तो y का आंसर हमें मिला 1। अब ये जो सारे आंसर में हमें मिले हैं 1 पुट करने से -2, 2 पुट करने से -1, 0 इसी तरह और 1 आंसर जो आए हैं इसको हमने टेबल की फॉर्म में लिखा। तो ये हमारे पास टेबल नंबर 2 आ गया। एक टेबल नंबर 1 और एक टेबल नंबर 2 है। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको हमने ग्राफ के अंदर डिनोट करेंगे। और डिनोट कैसे करेंगे ये ग्राफ देखते हैं। अभी इसका ग्राफ ज़रा देखें इसका।
ग्राफ के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं, हमने जितने भी पॉइंट फाइंड किए हैं, पॉइंट ए बी सी डी, ये जितने भी मतलब एक्स में 1 पुट किया था तो हमें आंसर क्या मिला 4, इसी तरह 2 पुट किया था तो 3 पुट किया था तो 2 आंसर मिला था, 4 पुट किया तो 1 आंसर मिला। ये मतलब ए बी सी डी का नाम हमने दे दिया। तो ये एक लाइन हमने इन पॉइंट से ड्रा की। इसी तरह जो दूसरा टेबल है उससे हमने दूसरी लाइन ड्रा की। जब ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमने ड्रा कर ली हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में इन दोनों लाइनों से हमने वो फाइंड किया, तो वो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है 4 और 1। और यही सेम हम काम पहले कर चुके हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो इसमें पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन है वो भी इसी तरह फाइंड करेंगे। और ये हमारे पास एक ग्राफ ड्रा हो गया। एक मेथड ये है, एक मेथड हमने पहले किया है। दोनों मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा इजी मेथड पहले वाला है, उसको आप फॉलो करें, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है लेकिन ये भी कर सकते हैं। तो मज़ीद उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। पिछले जो आपको क्वेश्चन दिए उन्हीं क्वेश्चंस को कुछ को ट्राई कर लें, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने कैसे आपने करना है उनको। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।